नो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कर पहला चैप्टर करना है कि पालमपुर गांव की कहानी बहुत भारी पढ़ होता है थी मने फिल्म मने शूटिंग मने धारावाहिक मने। पहला सवाल है कि भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया गया। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। मैंने 10 साल में एक बार है नहीं निरीक्षण किया है गाँव मनक और आधार पर तो भरक है। अवस्थित क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो पालमपुर आसपास के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर जो है आसपास के गांव में प्रत्येक मौसम में सड़क और गांव का रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है। ये हो गया अवस्थित क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। दूसरा है गया गांव के कुल क्षेत्र 200 हेक्टेयर प्लस 50 प्लस 76 यानी 276 हेक्टेयर है। ग है गया भूमि का उपयोग हेक्टेयर में। भूमि का उपयोग दिखाया है हेक्टेयर में। तो कृषि भूमि के सिंचित और असिंचित में बांटीला। सिंचित वाला 200 हेक्टेयर, असिंचित वाला 50 हेक्टेयर। और भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है यानी निवास स्थान सड़क और तालाबी सब जो बन है 26 हेक्टेयर में है। सुविधाएं का सुविधाएं हैं? शैक्षिक में है 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। चिकित्सा 1 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी औषधालय है। औषधालय माने है दवाई वाला। बाजार 1 सुविकसित बाजार है। बिजली पूर्ति देख अधिकांश घरों में बिजली, अधिकांश के घरों में बिजली मतलब मैक्सिमम घर में बिजली है। संचार देख सड़क एवं परिवहन की सुविकसित प्रणाली ये संचार ही गलत। और निकटतम कस्बार में शाहपुर देख। दूसरा सवाल है खेती के आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? मतलब एक नया तरीका है, आधुनिक तरीका है खेती कर उसमें बोलता है उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सब हाँ सहमत हैं? क्योंकि आधुनिक कृषि तकनीक जो है अधिक साधनों की जरूरत होती है। माने आधुनिक मतलब उकर में का बहुत भारी कल पुर्जा लागल ट्रैक्टरों है कहीं मनौर नहीं ना है ना रोपे निकाय सब कर आजकल गाड़ी घोड़ा आए जाए जो उद्योगों में बनाए जाते हैं। तो सब जो तो सुविधा न थे यहाँ टोलवे पंप ले कहाँ के कठिन है। ज़्यादातर आधुनिक कृषि आगत हो जैसे नलकूप, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का उत्पादन उद्योगों में किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे पर सामूहिक रूप से निर्भर हैं। दोनों एक दूसरे के सहायक एवं पूरक हैं। यदि एक में विकास होता है तो दूसरे उससे अधिक पीछे नहीं रहेगा। देख अगला सवाल है पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? पालमपुर में बिजली के प्रसार जो हुआ बिजली अलग तो क्या फायदा अलग से बताओ। सिंचाई के उपयुक्त विधि नलकूपों में पंपिंग सेट को बिजली द्वारा चलाया जाता है। आजकल मोटर चलाते हैं। कृषि उपकरण जैसे हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि ने किसानों की सहायता की। विद्युत उपकरण प्रकाश पंखा एवं प्रेस एवं मशीनों ने किसानों के घरेलू कार्य में मदद की। गोटा गाँव को देखें। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? चौथा सवाल सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि भारत में मानसून की स्थिति अनिश्चित एवं भ्रमणसी है। मतलब मानसून कभी ठीक रहल, कभी नहीं रहल, कभी आयल, कभी नहीं आयल। यदि किसानों को सिंचित जमीन उपलब्ध हो जाती है तो थोड़ी जमीन पर अधिक उत्पादन कर सकते हैं। जैसे सिंचाई का सुविधा रहल कम जमीन में बगरा उत्पादन कर पारब नहीं ना। देख पांचवा देख पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाई। 450 परिवार है तो पालमपुर में 450 परिवार भूमि के वितरण देख परिवार एक लगे ना भूमि के वितरण यानी 100 इतना परिवार में तो इतना ये देख 150 परिवार में भूमिहीन यानी अधिकतर दलित वर्ग एकदम गरीब। 240 में है 240 परिवार में 2 हेक्टेयर से कम के टुकड़े यानी छोटा किसान जैसे हमें मन है। और 60 परिवार ऐसा है जिसमें 2 हेक्टेयर से अधिक यानी धनी मन जमींदार मन। देख 6वां सवाल है पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? देख पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों बहुत ज़्यादा देख अधिक से अधिक आदमी मन का कहें नहीं कि कमे वेतन में हमें काम कर दे तो क्या करे दूसरा आदमी खोज गया था ना पार्टी पॉलिटिक्स चलेला। यानी पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है क्योंकि इनकी संख्या अधिक है। खेतीहर श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। 7वां सवाल अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुने। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु के रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप में काम मिलता है? क्या वे कर्जे में है? मतलब तो माने पूछ गाँव में काम धंधा करने से 2 जन के सही से तोरे के वेतन मिलल कि नहीं मिलल रहे।
तो देख उत्तर है कि हमारे क्षेत्र में 2 खेतिहर श्रमिक मान लो, एक करीमन यानी एक रोहित और ललन यानी सुमित। अरे वो मजाक करो तुम। हाँ वो जाना तो एक उदी उधर मुढ़ी लाइन हो सब कुछ इसको भरवा। हमारे क्षेत्र के 2 खेतिहर मजदूर करीमन और ललन है जो एक विनिर्माण कार्य पर कार्य करते हैं स्थान पर, यानी उन्हें मजदूरी के रूप में 100 से 150 रुपये मिलता है। हाँ उन्हें मजदूरी के रूप में नगद पैसा मिलता है, हाँ मिलेला। उन्हें नियमित रूप से काम नहीं मिलता है, लेकिन रोज काम धंधा तो मिले नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कम मजदूरी पर ही काम करने को राजी हो जाते हैं। कम मजदूरी मिलने के कारण वे कर्ज में डूबे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। घर घरी काम मिलबे नहीं करे तो क्या करवाना, गरीबी में बिताते हैं सब। 8वां सवाल, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। अलग अलग तरीके, वैज्ञानिक तरीका, यानी भूमि के एक ही टुकड़े पर उत्पादन वृद्धि के निम्नलिखित तरीके में। पहला बहुवृद्धि फसल उगाना यानी मल्टीपल क्रॉपिंग, इसको बोलते हैं एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, यानी इससे ही कुल उत्पादन वृद्धि करते हैं। दूसरा है अलग आधुनिक कृषि उपकरण एवं तकनीक का उपयोग। देख हाइब्रिड वाला बीज बनाओ थे ना, जो HIV बीज का है, हाई बीजों, ट्रैक्टर, नलकूप, हार्वेस्टर, थ्रेसर, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग एक ही भूमि के टुकड़े पर वृद्धि उत्पादन थे। इस सबका उपयोग करके तो नेचुरली है कि वृद्धि ज़्यादा हुई। देखिए अगला सवाल है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्यों का ब्यौरा दीजिए। 1 हेक्टेयर भूमि की मात्रा एक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत कम है। उसके द्वारा अपने जीवन यापन के लिए किए गए कार्य का ब्यौरा निम्नलिखित हो सकता है। खेतिहर मजदूर के रूप में बड़े किसानों और जमींदारों के पास कार्य कर सकता है। अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार के लिए शहरों में भेज सकता है। गांव के धनी लोग के पास नौकरी कर सकता है। गैर कृषि कार्य जैसे पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि का कार्य कर सकता है। माने 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा, माने इतना काम धंधा कर सके नुमान। 10वां सवाल है, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। माने मझला किसान और बड़का किसान में आधुनिक कृषि में अधिक धन की आवश्यकता होती है। देख नया तरीके से अपनावे तो बहुत ज़्यादा लागेला पूंजी। मझला और बड़े किसानों के पास अपने कुछ बचत होती है, इससे कुछ इस प्रकार वे जरूरी अपनी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। ये वित्तीय रूप से सबल होते हैं, इसलिए उनके लिए सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से कर्ज प्राप्त करना आसान हो जाता है। शहरों में कार्य करने वाले उनके परिवार के सदस्य भी उनकी वित्तीय सहायता करते हैं। छोटे किसान बड़े किसान एवं साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज प्राप्त करते हैं, जो उन्हें ऋण ग्रस्तता के चुगल माने बड़ आदमी जो रहे ना बैंक मन से ले लेना, और छोट किसान मन रेन से का करे ना साहूकार मन से लेन तो बदले में जोरों से ज़्यादा देखेला है नहीं, उकरे में ऋणग्रस्त होते चल जाएंगे। देख 11वां सवाल क्या कहते हैं, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिलता है। क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। सविता निम्नलिखित 2 शर्तों पर तेजपाल से ऋण प्राप्त करते हैं। देख तेजपाल सविता को 24% ब्याज की दर से 4 महीना कर्ज देता है, जो ब्याज की बहुत ऊंची दर है, माने 24% ब्याज लेला 4 महीना में। और दूसरा है, सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि कटाई के मौसम में उसके खेतों में श्रमिक के रूप में 35 रुपये प्रति दिन काम करेगी। हाँ, यदि सविता तेजपाल सिंह के बदले बैंक से उचित दर पर ऋण लेती तो निश्चय ही उसकी स्थिति अच्छी होती। तेजपाल सिंह के बदले में अगर बैंक से लेता खल कम ही नहीं ब्याज देखो तक तो स्थिति सुधर तक। 12वां सवाल है, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। मैंने कहा अपना 30 साल में होता है ना, 30 साल में सिंचाई के बारे में बताओ। देख अपने क्षेत्र में पुराने निवासियों से बात करने पर पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीके में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जो निम्न है। देख प्राचीन काल और रेखन 30 साल के अंतर में तो बताया है। प्राचीन काल में सिंचाई के लिए कुआं का इस्तेमाल किया जाता था। सिंचाई के लिए पानी की प्राप्ति रहट द्वारा होती थी, माने ऐसा नाला टाइप बनाएंगे, जैसे तालाब और नदी नाले के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात सिंचाई की पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। इसके अनुसार पंपिंग सेट और नलकूपों का उपयोग पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए किया जाने लगा। 13वां सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाएं। कौन कौन से गैर कृषि मतलब मुर्गी पालन। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले गैर कृषि उत्पादन कार्य निम्नलिखित है। पशुपालन जिसको डेयरी बोलते हैं, मुर्गी पालन जिसको पोल्ट्री बोलते हैं, और मछली पालन आदि। दूसरा है, गन्ने से गुड़ और चीनी तैयार किया जाता है। खेतों में उत्पादित सब्जी फलों का शहरी बाजारों में बेचा जाना, खेती में कर और शहर में लेकर बेच। सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना।
शिक्षित लोग कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना। फिर एक वाला है रे 14वां सवाल आखिरी के, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखो गांव में और अधिक कृषि कार्य शुरू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। परिवहन का विकास, गाड़ी घोड़ा ठीक से चली हल बढ़िया हुई, क्योंकि गांव और शहरों के बीच संकल्प पर उत्तम सड़क बनवाकर गांव के कृषि का अतिरिक्त उत्पादन शहरों में भेजा जा सकता है। इस प्रकार शहरों से गांव के लिए आवश्यक वस्तुएं मंगाई जा सकती है। माने जरूरत है शहर से सामान मंगा सके, यहाँ कर के बेच सके, शहर में ले जाए। संचार की सुविधा रही, यानी परिवहन सुविधा। दूसरा संचार के विकास द्वारा गाँव को देश और विदेश से जोड़ा जाता है, नेटवर्किंग। तीसरा सरकार द्वारा गांव में उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं, तो गांव में रोजगार के अवसर में वृद्धि करनी चाहिए। और ग्रामीण कल्याण योजना विकसित की जा सकती है। सरकार द्वारा बहुत सारे कल्याण योजना चलाते हैं। और गांव में अच्छे पब्लिक स्कूल खोलकर गांव वालों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। पहला पाठ खत्म हो गया।